Hello everyone, myself Deepti Thalia, DTA. I welcome you all on behalf of Reliable Institute Kota. Today we are here to discuss the solutions of JEE Main February attempt 2021, which was held on 25th of February and in the morning shift. आई होप जितने बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया होगा उनका बहुत अच्छा हुआ होगा, और जो आगे जेई मेन और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरे रिलायबल फैमिली की तरफ से विश यू गुड लक, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर का डिस्कशन। आई एम गोइंग टू डिस्कस द पार्ट ऑफ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। इट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम एफ ब्लॉक एंड एक्चुअली सब बच्चों को हम ये बहुत अच्छे से याद करवाती हूँ, पर्टिकुलरली मैं क्लास में, कि प्लीज़ डू रिमेंबर कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनाइड्स की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। दैट मीन्स कि अगर वो +4 में होगा तो दैट विल हैव अ टेंडेंसी टू गो इनटू +3, और अगर वो +2 में होगा तो दैट विल हैव अ टेंडेंसी टू गो इनटू +3। किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, बट दैट विल बी अल्टीमेटली गोइंग इनटू, दैट विल हैव अ टेंडेंसी टू गो इनटू +3। तो उसी से स्टार्ट करते हैं, दोनों स्टेटमेंट उसी से रिलेटेड हैं। CeO2 सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सीरियम अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन से देखें तो आपको ये फील होगा द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम? 58 इसका एटॉमिक नंबर है, पहला एलिमेंट है ये लैंथेनाइड सीरीज का, एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज 4f1 5d1 6s2। और उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि +4 सबसे स्टेबल होना चाहिए, बट मैं फिर बोल रही हूँ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन +3 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स। सो ऑब्वियसली इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गो इनटू +3 में जाना चाहेगा, खुद चला जाएगा +4 से +3 में। इट हैज़ अ वेरी हाई SRP वैल्यू अराउंड 1.5 वोल्ट के अराउंड इसकी SRP वैल्यू है, जाना चाहता है +3 में, इसलिए दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ EuSO4। नाउ EU +2 में बैठा है, मैं दोबारा बोल रही हूँ +3 सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यूरोपियम विल हैव अ टेंडेंसी अगेन टू गो इनटू +3 और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो दैट इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो बोथ आर स्टेटमेंट ट्रू, सो दैट इज व्हाई द आंसर इज 3। स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is also true. Moving further for the next question. बहुत आसान सा क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग MOT पे बेस्ड। आई होप आप लोगों का ये सबका सही ही हुआ होगा। व्हाट दे आर सेइंग, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ स्पीशीज टू एग्जिस्ट? कंडीशन क्या है किसी भी स्पीशीज के एग्जिस्ट करने की? सबको पता होता है दैट द बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। कोई भी स्पीशीज के एग्जिस्ट करने के लिए उसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। तो अगर 0 है तो ऑब्वियस सी बात है, या नेगेटिव है तब भी वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। स्टार्ट करते हैं। He2+, 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा σ1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s this one 1, this will be 1। 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, बॉन्ड ऑर्डर निकाला जा सकता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला दैट वी ऑलरेडी नो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB minus NA divided by 2। What is this NB? What is this NA? NB is the number of bonding electrons, NA is the number of anti-bonding electrons। तो अगर हम इसमें करेंगे that will come out to be 2 minus 1 divided by 2। It is coming out to be a positive value which is 0.5, तो obviously ये exist करेगा। अगर हम दूसरी species की बात करें O2 minus 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग? इट इज हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, क्योंकि O2 में खुद में 16 होते हैं, 2 और आ जाएंगे, दैट विल बी 18। वैसे आप या तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करके करें, या आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, जैसा कि हम क्लास में इन जनरल बोलते हैं कि 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। 14 से जैसे जैसे आप आगे जाएं, चाहे 14 से पीछे जाएं, हर एक इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होता जाता है। तो अगर आप वैसे ही सोच लेते तो 14 पे 3 होता, एंड 15 पे हो जाता 2.5, 16 पे हो जाता 2,
2 17 पे हो जाता 1.5 और 18 पे हो जाता 1। तो यह कॉन्फ़िगरेशन देख के करो या डायरेक्टली कर दो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर विल कम आउट टू बी 1, यानी ये एग्जिस्ट करेगा। मूविंग फर्दर फॉर Be2, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 4 यानी इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे दैट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। और जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, 4 इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड द बॉन्ड ऑर्डर विल कम आउट टू बी 0। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो ऑब्वियसली ये स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो द आंसर गोज टू 3 विच इज बेरिलियम, Be2। मूविंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, A question from H2O2, आप इसे हाइड्रोजन का एलिमेंट बोलिए या ग्रुप नंबर 16 के कंपाउंड्स में बात कीजिए, हाइड्रोजन का कंपाउंड बोलिए या ग्रुप नंबर 16 का कंपाउंड बोलिए। H2O2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में आता है P ब्लॉक के, और क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया ही जाता है। वैसे इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज द पीपल हैव गिवन द रिएक्शंस, उन्होंने ऑलरेडी रिएक्शंस दी हैं, तो हमें इसमें किसी भी इनऑर्गेनिक पार्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, दैट इज़ कि अगर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। तो बस हमें ये देखना है कि H2O2 दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए। स्टार्ट करें इन सब में। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की अगर आप बात कर रहे हैं KiO4 में, KiO4 ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का है +7, और KiO3 में जो है आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज +5। तो अगर KiO4 से KiO3 बन रहा है, दैट मीन्स IO4 नेगेटिव इज अंडरगोइंग रिडक्शन। रिडक्शन IO4 नेगेटिव का हो रहा है, यानी KiO4 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमें ये बताना है कि किस केस में H2O2 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी H2O2 का खुद का रिडक्शन होना चाहिए। जबकि यहाँ पर H2O2 बना रहा है O2, H2O2 का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मूविंग फर्दर फॉर द सेकंड वन, I नेगेटिव मूविंग इनटू I2, I नेगेटिव -1 से 0 में जा रहा है, यानी I नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है H2O2 गोइंग इनटू H2O, ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, जा रहा है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑब्वियसली H2O2 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस हो रहा है, एंड I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर रहा है I2 में। अगर आप आगे के ऑप्शंस को भी चेक कर लेते तो पता चल जाता कि I2 मूविंग इनटू I नेगेटिव, I2 अगर I नेगेटिव में जा रहा है तो I2 इज अंडरगोइंग रिडक्शन, और अगर I2 रिडक्शन हो रहा है तो H2O2 इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और हम सर्च कर रहे हैं H2O2 एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लास्ट वाली रिएक्शन में भी Cl2 मूविंग इनटू HCl, क्लोरीन जा रहा है 0 से -1 में, और H2O2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, तो क्लोरीन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट H2O2। तो दैट इज ओनली दिस रिएक्शन जिसमें H2O2 एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आसान सा क्वेश्चन था। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये H2O2 से था, आई शुड से कि ये तो रेडॉक्स रिएक्शंस का पार्ट है। कि इसमें क्योंकि रिएक्शंस दे रखी हैं तो हमें इसमें कोई एज सच इनऑर्गेनिक की जरूरत ही नहीं है, वी कैन डायरेक्टली डू द क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का बोलिए, हाइड्रोकार्बन से बोलिए, जिससे भी बोलिए। दैट इज कंप्लीट कम्बशन ऑफ 1.80 ग्राम ऑफ एन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड CxHyOZ। जब भी कंबशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, कंबशन इज नथिंग बट रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बनेगा? तो कार्बन का कंबशन प्रोडक्ट होगा CO2, दैट वी ऑलरेडी नो। हाइड्रोजन का कंबशन प्रोडक्ट होगा H2O। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, क्या बोल रहे हैं ये? हमें इसका वेट पता है 1.80 ग्राम, हमें CO2 का भी वेट गिवन है 2.64 ग्राम, और हमें वाटर का भी वेट गिवन है विच इज इक्वल टू 1.08 ग्राम। पूछा क्या है? What they are asking, the percentage of oxygen in the organic compound।
अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिए, दैट इज कि ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। बाहर से भी आई है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि हम इसका कंबशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना CO2 और H2O। नाउ अगर मैं पूछूं कि इसका कार्बन कहाँ से आया है, तो ये पक्की बात है कि इसका कार्बन सारा का सारा यहीं से आया है क्योंकि बाहर से तो ऑक्सीजन आई है। अगर मैं पूछूं कि इसका हाइड्रोजन कहाँ से आया है, तो पक्की बात है, फिर से कंफर्म है हम कि हाइड्रोजन तो यहीं से आया है। बट अगर मैंने पूछा कि इनके ऑक्सीजन कहाँ से आए हैं, तो दैट वी कैन नॉट से, क्योंकि ऑक्सीजन तो थोड़ी तो इस कंपाउंड में थी और थोड़ी बाहर से भी आई है, तो हम ऑक्सीजन के बारे में डायरेक्टली नहीं बता सकते कि जो ऑक्सीजन इनमें है वो सारी यहीं से आई है। दैट इज नॉट ट्रू, वो करेक्ट नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन तो बाहर से भी आई है। हाउ टू गेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन का पता लगाने का तरीका यही होता है कि आप उसके पहले बाकी एलिमेंट्स का पता लगा लीजिए। जैसे इसका टोटल वेट है 1.80, तो उसमें से आप कार्बन निकाल लीजिए, हाइड्रोजन निकाल लीजिए, और जो बाकी बचा हुआ वेट होगा वो ऑक्सीजन का होगा। दिस इज द वे टू डू। इवन जब हम परसेंटेज में भी बात करते हैं तो हम ऐसा ही बोलते हैं कि अगर आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है तो पहले कार्बन का निकाल लो, हाइड्रोजन का निकाल लो, और जो बचा हुआ परसेंटेज होगा वो ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो दैट इज द सेम वे व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम CO2 में से निकालने वाले हैं कार्बन, क्योंकि वो सारा कार्बन यहीं से आया हुआ होगा। H2O में से निकालने वाले हैं हाइड्रोजन, क्योंकि जो इसका हाइड्रोजन होगा वो सारा यहीं से आया होगा। और फिर 1.80 में से वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट द वेट ऑफ कार्बन एंड वेट ऑफ हाइड्रोजन, सो वील बी एबल टू गेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन का वेट मिल जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस क्वेश्चन। लुक एट द सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ CO2 आ गए 2.64 डिवाइडेड बाय 44.06 मोल्स ऑफ कार्बन। Moles of carbon will be nothing but the moles of CO2। जितने CO2 के मोल उतने के उतने, जितने CO2 के मोल उतने के उतने कार्बन के मोल। मोल्स ऑफ वाटर हमने निकाले 1.08 डिवाइडेड बाय 18, मोल्स ऑफ वाटर आ गए। मोल्स ऑफ, क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं एक H2O में, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे 0.06 इंटू 2। यहाँ से हाइड्रोजन का वेट आ गया, यहाँ से कार्बन का वेट आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको अगर आप जानना चाहते हैं वेट ऑफ ऑक्सीजन, that will be weight of oxygen in the compound will be 1.8 माइनस जितना वेट ऑफ कार्बन है वो सबट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज 0.72 माइनस जितना वेट ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है वो सबट्रैक्ट कर दीजिए। इससे आपको मिलेगा, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा वेट ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? दिस इज द मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू जितना भी यहाँ से आपके पास वेट ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 100। कैलकुलेशन बहुत आसान सी है, करी जा सकती हैं। सबट्रैक्ट कीजिए, 1.8 से डिवाइड कीजिए। दिस इज वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 1.8 इंटू 100 एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने से, दैट इट इज 53.33 ग्राम। तो आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस लाइक लॉजिकल क्वेश्चन था कि आप सीधे सीधे नहीं कर पाएंगे, आपको पहले कार्बन हाइड्रोजन के वेट निकालने पड़ेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, अ क्वेश्चन अबाउट डाइबोरेन। और आपसे ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है जब आपको इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो। हाँ, एक पार्ट इसका हम पक्के से कर सकते हैं, दैट इज इट्स फ्रेगमेंट BH3 बिहेव्स एज अ लुईस बेस। तो दैट वी ऑलरेडी नो कि BH3 क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, BH3 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोरोन में खुद के पास होते हैं 6, खुद के पास थे 3, 3 के 3 को शेयर करा तो 6 हैं, यानी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो कन्फर्मली इट विल हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ लोन पेयर, नॉट टू डोनेट अ लोन पेयर। तो ये लुईस बेस तो पक्का नहीं ही है, इट इज अ लुईस एसिड। तो ये इसके बारे में तो हम श्योर हो गए कि फोर्थ तो बिल्कुल कन्फर्मली रॉन्ग है। अब बात करते हैं बाकियों के बारे में। उसके लिए जरूरी है कि आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बॉन्ड्स के बारे में, इसके बॉन्ड एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो। नाउ हाउ टू डू दैट, वो कैसे करना है वो देखें। ये B2S6 का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है एंड दिस वन, ये जो बॉन्ड्स हैं ये टर्मिनल वाले बॉन्ड्स हैं और ये जो बॉन्ड्स हैं ब्रीच वाले ये ब्रिज्ड बॉन्ड्स हैं।
अगर आपको वैसे भी पता हो तो ब्रिज्ड बॉन्ड्स रिलेटिवली वीकर होते हैं एज कंपेयर टू द टर्मिनल बॉन्ड्स। अगर आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन है कि ब्रिज्ड बॉन्ड वीकर होते हैं और टर्मिनल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो फिर आपको ये बात पता होगी कि जितना ज़्यादा एस करैक्टर होता है बॉन्ड में, एस करैक्टर अगर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, एस करैक्टर कम होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो क्योंकि टर्मिनल बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, दैट गोज टू कि टर्मिनल बॉन्ड्स में एस करैक्टर ज़्यादा होगा, एस करैक्टर ज़्यादा होगा, बॉन्ड थोड़े शॉर्टर होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे। So that one, the terminal BH bonds have lesser P character, lesser P character बोलो या more S character बोलो, एक ही बात है। So compared to the bridged bond, सही बात है, ये पक्का सही हो जाएगा। बाकियों के बारे में और चेक करते हैं। द टू BHB बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ द सेम लेंथ। ये जो दोनों टर्मिनल ये वाले ब्रिज्ड वाले बॉन्ड्स हैं, ये बिल्कुल आइडेंटिकल बॉन्ड्स होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी बॉन्ड लेंथ भी बिल्कुल बराबर होती है। जो तीसरा स्टेटमेंट्स है, ऑल BHB एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री, यानी वो इन बॉन्ड एंगल्स की बात कर रहे हैं। अगर आपको इन बॉन्ड एंगल्स की बात करनी है, सी ये जो बॉन्ड एंगल है इधर वाला, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये होता है करीब करीब दिस इज 97 डिग्री के अराउंड। और अगर ये 97 डिग्री है, ये भी 97 डिग्री होगा, तो ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड आप लाइक एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 है इसके साइड्स, तो आप ऐड करके निकाल के देख सकते हैं द बॉन्ड एंगल विल कम आउट टू बी अराउंड 83 डिग्रीज। तो वो दैट इज नॉट 120, वो 120 नहीं होता। 120 ये वाला बॉन्ड एंगल होता है, दिस इज 120 डिग्री, ये वाला बॉन्ड एंगल 120 होता है, अंदर वाला बॉन्ड 120 नहीं होता है। अगर आप बात कर रहे हैं इस बॉन्ड की, इफ यू आर टॉकिंग फॉर दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड की अगर आप बात कर रहे हैं, दिस बॉन्ड एंगल जो BHB बॉन्ड उन्होंने बोला है आर ऑफ 120, नो दीज आर नॉट ऑफ 120, दीज आर ऑफ 83 डिग्रीज अराउंड, सो दैट इज अगेन रॉन्ग। तो हमारे पास जो सही स्टेटमेंट है वो सिर्फ पहला वाला है, दैट इज द ओनली फर्स्ट, and that is terminal BHB bonds have lesser P character, that goes to more S character as compared to the bridged bonds। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। A question from atomic structure, लाइक बच्चों को जनरली वैसे तो इसमें बहुत दिक्कत होती है, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है अगर आप इसे थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लें कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को करने का तो बहुत आसान सा तरीका भी है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हमें जिसके लिए बात करनी है वो है 3s ऑर्बिटल। और 3s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल में टोटल रेडियल नोड जो हमारे पास टोटल नोड होते हैं n-1, उसमें से रेडियल नोड होते हैं n-l-1 और एंगुलर नोड होते हैं दैट इज l। तो अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ रेडियल नोड्स की, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होंगे n-l-1, तो रेडियल नोड क्योंकि 3s ऑर्बिटल के लिए इफ यू आर टॉकिंग फॉर 3s ऑर्बिटल n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, निकाल के देख सकते हैं कि इसमें कितने रेडियल नोड हैं, 2। रेडियल नोड क्या चीज होती है, रेडियल नोड वो वैल्यूज हैं, वैसे नोड क्या होता है, नोड जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होगी, यानी साई 0 होगा, साई स्क्वायर 0 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जहां पर आर की वो वैल्यूज जिनके लिए इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो इसमें इन डायग्राम्स में अगर हम देखें तो वैसे आप लॉजिकली सोच के भी बता सकते हैं, क्योंकि जो डायग्राम दिए थे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिनमें वो 2 बार, ये जो 2 बार टच कर रहा है इस एक्सिस को, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 2 बार अगर टच कर रहा है इसका मतलब 2 जगह हैं, 2 आर की वैल्यूज हैं, फाइनाइट वैल्यूज जिन पे ये 0 हो रहा है, तो वो सिर्फ ये है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये लास्ट में भी तो 0 दिखाया गया है, ये डायग्राम बनाया गया है, बाकी ये एक्चुअली 0, तो ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से चल के इट विल गो, ये जो जाएगा ये इनफाइनाइट, ये पैरेलल हो जाता है और ये एक्चुअली इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। तो प्लीज़ डू नॉट काउंट दैट, उसको मत काउंट कीजिएगा, उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो सब में टच कर रहा है। आपको लेनी होती हैं आर की नॉन ज़ीरो फाइनाइट वैल्यूज़ जिनके लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। तो नॉन ज़ीरो फाइनाइट वैल्यूज़ इन सब में, ये जो लास्ट वाला है प्लीज़ डू नॉट कंसिडर इट, ये तो इनफाइनाइट, ये पैरेलल चल रहा है, इनफाइनाइट पे जाके 0 होगा। तो बीच में 2 वैल्यूज़ हैं, सो दैट गोज टू दिस कर्व। आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला जो कि डी पार्ट है, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग 4th नहीं है, डी उन्होंने 3rd दिया था, दैट मीन्स दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3rd। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन फ्रॉम क्वांटम नंबर कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इजी। आपसे एक्सपेक्टेड है खैर ये बात तो कि आपको एटॉमिक नंबर्स पता होंगे इन सब के, और एटलीस्ट 3D सीरीज के तो सारे बच्चों को याद ही होते हैं। In which of the following pairs the outermost electronic configuration will be the same? Outermost electronic configuration will be same only when the number of electrons are same. तो आप सिंपल ये काउंट कर लीजिए कि किसमें इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर हम बात करें क्रोमियम एटॉमिक नंबर है 24, एक डोनेट करने के बाद गया 23 पे। मैग्नीज एटॉमिक नंबर है 25, दो डोनेट करने के बाद में बिकॉज इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा 23 पे, तो ऑब्वियसली दोनों में सेम है। अगर आप इसमें बात करते हैं निकल, एटॉमिक नंबर 28, दो डोनेट करने के बाद में 26 पे। कॉपर एटॉमिक नंबर 29, एक डोनेट करने के बाद में 28 पे, तो एक में 26 है एक में 28 है, तो इक्वल हो ही नहीं सकता। आयरन एटॉमिक नंबर 26, दो डोनेट करने के बाद 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉपर एटॉमिक नंबर 27, एक डोनेट करने के बाद में 26 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर से बराबर नहीं होगा। वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, दो डोनेट कर दिए 21 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, एक डोनेट कर दिया 23 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर से इक्वल नहीं होंगे। तो बस कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर सेम सीरीज की बात हो रही है, अगर ग्रुप की बात होती तो हम अलग बात करते, पर क्योंकि सीरीज सेम की बात हो रही है तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि उनमें इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। अगर ये बात ग्रुप की होती तो हम ऐसा नहीं बोलते कि उनके आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के लिए उनमें सेम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वी डू नॉट से सो। ग्रुप में नहीं बात करते, जैसे ऑक्साइड और सल्फाइड का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो क्योंकि आप सेम पीरियड में बात कर रहे हो, पीरियड में अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन सेम बताना है तो पक्की बात है कि पीरियड में कॉन्फ़िगरेशन सेम बताने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने ही चाहिए। मूविंग फर्दर, सी आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपका सबका सही ही हुआ होगा। The hybridization and the magnetic nature of MnCN6 4 negative and FeCN6 3 negative कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, जो कि आई होप फिर से कि मुझे लगता है कि जो लोग इसको देख रहे हैं और जो करके आए उन सबका सही ही हुआ होगा। साइनाइड वी ऑलरेडी नो दैट इज अ SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, विल कॉज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा। मैग्नीज, अगर आप इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज +2। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप मैग्नीज का लिखें, मैग्नीज का खुद का कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 3d5 4s2, और दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में दैट विल गो ऑन 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, और 3d5 में जब SFL होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात हो रही है, ऑक्टाहेड्रल लिगैंड फील्ड है, तो ये 3 नीचे T2G और 2 ऊपर दैट इज EG। तो वैसे तो हमने सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा था, पर क्योंकि SFL है तो जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आ जाएंगे, एंड दिस वे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन जब नीचे आ जाएंगे तो पेयरिंग हो जाएगी इसमें, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन, वही हमने लिखा है T2G 221 एंड EG 0,0। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक, और एक क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में। एंड दिस वन FeCN6 3 नेगेटिव, आयरन फिर से 3d5 पे है, तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है और दोनों में जो लिगेंड है वो SFL ही है, तो दोनों का मैग्नेटिक नेचर भी सेम ही होगा, तो दैट इज बोथ आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी सेम ही होगा, क्योंकि दोनों में कॉन्फ़िगरेशन ये सेम आ रहा है एग्जैक्ट, तो दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी सेम होगा। सी वैसे तो हमें पूछा था इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसका मैग्नेटिक नेचर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप बात करें तो दैट इज D2sp3, और इसका मैग्नेटिक नेचर बात करें तो दैट इज पैरामैग्नेटिक। दोनों कॉमन ही है वैसे, तो दोनों का आंसर भी सेम ही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए। मेटलर्जी का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल उठ के जैसे सीधे सीधे, बहुत ही इजी, जो कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं हलवा टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। सो दैट वन, एलिंगम डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, थोड़ा सा भी अगर एलिंगम डायग्राम को पढ़ा है तो इतना तो पता होना ही चाहिए कि एलिंगम डायग्राम में y एक्सिस पर व्हाट वी टेक, डेल्टा G0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इन जनरल, और एक्स एक्सिस पे लेते हैं टेम्परेचर को, और उसका जो स्लोप होता है डेल्टा G दैट इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो जो स्लोप है वो हो जाएगा डेल्टा S माइनस डेल्टा S, और जो इंटरसेप्ट है वो हो जाएगा
दैट इज इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। तो डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन लिया जाता है मेटल ऑक्साइड्स के लिए और बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। सो द आंसर गोज टू 2, डायरेक्ट क्वेश्चन था। Now, this is a good question from ionic equilibrium. Generally हम JEE main में इस तरीके के questions को expect नहीं करते हैं. We expect this type of question in JEE advance और इसी तरीके का question already advance में आ भी चुका है 2-3 साल पहले. same question आया था, but ये अब की बार, पहले आया था तो JEE advance में आया था और अब की बार आया तो JEE main में उठ के आ गया, और वो भी इंटीजर्स में नहीं आया था कि बच्चे उसे चॉइस पर छोड़ देते कि ठीक है 10 में से 5 ही करने तो छोड़ देते हैं, और क्योंकि SCQ में आया तो करना भी मस्ट था। दैट मीन्स कि यू मस्ट स्टडी आयनिक इक्विलिब्रियम ऑल्सो अप टू द हाईएस्ट लेवल, सो दैट आपके जेई मेन के क्वेश्चन भी हों, क्योंकि जेई मेन भी एनटीए भी इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछने लगे हैं। नाउ कैसे करना है इस क्वेश्चन को वो देखें। व्हाट दे आर आस्किंग, the solubility of AgCN in a buffer of pH 3 is X, the value of X is। now हो क्या रहा है पहले उसको समझते हैं कि हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। ये मान लो कि आपने ये सॉल्यूशन ले रखा है और ये बफर है, दिस इज अ बफर, pH है इसका 3, यानी इसमें H पॉजिटिव आयन बैठे हैं एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10⁻⁻³ अब आपने ऊपर से इसमें मिलाया, क्या मिलाया, AgCN। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसके 1 लीटर में AgCN कितने मोल आप मिला सकते हैं। होगा क्या कि AgCN आके पहले डिसोसिएट होगा Ag पॉजिटिव और किस में, Cn नेगेटिव में, और जैसे ही वो Cn नेगेटिव आएगा इस पानी में, उसको ऑलरेडी इसमें H पॉजिटिव बैठा हुआ है वो दिखेगा, तो साइनाइड विल कंबाइन विथ H पॉजिटिव टू फॉर्म HCN, वो HCN बनाएगा। ये होगी दूसरी रिएक्शन। ये पहली रिएक्शन जिसमें ये डिसोसिएट होगा और दूसरी रिएक्शन में वो H पॉजिटिव के साथ में कंबाइन होगा। नाउ अब जरा आप स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN बी S मोल पर लीटर। मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी S है जो हमें डिटरमाइन करनी है। वैसे उन्होंने X बोला था, आप X बोलें या S बोलें एक ही बात है, X बोलो S बोलो, मैं मान लेती हूँ कि वो सॉल्युबिलिटी S है जिसका हमें आंसर निकालना है। नाउ व्हाट, अब होगा क्या, ये है पहली रिएक्शन। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज द KSP जो कि दिया गया था हमें ऑलरेडी 10⁻² × 10⁻⁻16। दूसरी रिएक्शन में साइनाइड आके H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है, HCN बना रहा है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ध्यान से देखो, विच इज 1/K। K एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, HCN फॉर्मिंग H पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव, पर हमारे केस में रिएक्शन उल्टी हो रही है कि साइनाइड और H पॉजिटिव मिलके HCN को बना रहे हैं। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है, दिस इज ऑलमोस्ट, ये 10⁻10 की वैल्यू है। तो क्योंकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है, दिस इज वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ा है। जब बहुत बड़ा होता है तो क्या होता है, अच्छा लेट दिस S बी द सॉल्युबिलिटी, ये S बना, ये S बना, ये S उठ के आएगा नीचे रिएक्ट करने के लिए, किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ में। H पॉजिटिव कितना है हमारे सॉल्यूशन में, H पॉजिटिव हमारे पास है 10⁻⁻3। अच्छा, इस रिएक्शन का K बहुत बड़ा है। जब K बहुत बड़ा होता है तो क्या होता है, जब K बहुत बड़ा होता है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट प्रोसीड्स टुवर्ड्स कंप्लीशन। रिएक्शन को हम ऐसे प्रोसीड कराते हैं जैसे कि ये रिएक्शन कंप्लीट ही हो जाएगी। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इन दोनों में से एक तो खत्म होना ही पड़ेगा, तभी तो रिएक्शन कंप्लीट होगी। अगर रिएक्शन आप बोल रहे हैं कंप्लीट हो गई है तो दोनों रिएक्टेंट या तो दोनों एग्जॉस्ट हो जाने चाहिए या दोनों में से कोई एक एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए। अब एग्जॉस्ट कौन होगा, H पॉजिटिव होगा या Cn नेगेटिव होगा। तो H पॉजिटिव, बस यहीं पे बात है कि H पॉजिटिव कमिंग फ्रॉम अ बफर, वो बोला है उन्होंने, यहाँ पर बोला गया है इन अ बफर सोल्यूशन, नॉट ऑफ अ सोल्यूशन, खाली बफर सोल्यूशन बोला गया है। और बफर सोल्यूशन हैज अ टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज इन pH, यानी जब भी हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बफर का pH होगा दैट विल रिमेन एज अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट वैल्यू पे मेंटेन रहेगा। जब कांस्टेंट वैल्यू पे मेंटेन रहेगा तो क्या करेंगे, ये रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड में गई, ये कितना बना S, दिस फॉर्म्ड एज S, ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 10⁻⁻3।
ये वापस उतना ही क्यों बचा लिया? मैंने ये माना कि साइनाइड आयन ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गया, नेग्लिजिबल बचा होगा, जितना सा भी बचा होगा, मान लो ऑलमोस्ट पूरा रिएक्ट कर चुका है, नेग्लिजिबल बचा है। H पॉजिटिव क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि H पॉजिटिव बफर से आ रहा है और बफर की प्रॉपर्टी है टू कीप इट्स pH एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे साइनाइड आयन, आप तो या तो इसकी जगह पे कोई वेरिएबल लिख दीजिए A, वेयर A इज टेंडिंग टू 0, या अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। वो तो यहाँ पे भी साइनाइड आयन को हटा के A कर देना, कोई टेंशन नहीं है। अब इसको दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? ये बराबर है S इंटू साइनाइड, जितनी भी साइनाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, आप चाहे तो A लिख दें। और ये जो Ka है, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हुआ? S अपॉन A इंटू 10⁻⁻³ दिस वन। अब क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है S की। व्हाट यू डू, आप मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप A लिखो या यहाँ पे साइनाइड लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। यू जस्ट पुट साइनाइड ओवर हियर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। बहुत इजी सी कैलकुलेशन है, इजी इसलिए क्योंकि S² आ जाएगा ऊपर। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दिस इंटू दिस टर्म, अगर मैं करके दिखाऊं, 2.2 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 1 अपॉन जो K की वैल्यू है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 6.2 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा मुझे जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा? व्हाट आई गॉट? S² अपॉन 10⁻⁻3। और ये S² की वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कीजिए, आपको तो पावर से पता चलेगा कि कौन से पावर का आने वाला है। यहाँ से जो आएगा वो 10⁻⁻6 है, और ये 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3, यानी S² करीब करीब जाने वाला है 10⁻⁻10 के ऑर्डर का, -9 -10। तो वो पावर से, और थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एंड यू विल बी एबल टू गेट। वैसे -5 के अराउंड की वैल्यू आनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देख लेना, एंड द आंसर विल कम आउट टू बी 2। This can be said to be a tougher question from JEE main point of view। अगर ये JEE एडवांस में होता तो शायद हमें इसे टफर पे नहीं बोलती, मॉडरेट पे बोलती, पर क्योंकि ये JEE मेन में उठ के आ गया, जो कि एडवांस का क्वेश्चन था, और जनरली बच्चे मेन की तैयारी से जस्ट पहले रिवाइज नहीं कर रहे होते हैं एडवांस के पेपर्स को, तो दैट मे बी अ क्वेश्चन फ्रॉम, लाइक आई कैन से इट इज अ टफ क्वेश्चन फ्रॉम JEE मेन। This question from surface chemistry, अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा भी जो भी बच्चा सरफेस केमिस्ट्री पढ़ के भी गया होगा, उसका भी ये क्वेश्चन तो सही होना ही है। फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, व्हाट वी से, दिस इज K इंटू P⁻⁴ 1/n। और यहाँ पर जब हम बोलते हैं कि 1/n एट लोअर प्रेशर 1/n इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, एट मॉडरेट प्रेशर 1/n लाइज बिटवीन 0 and 1, एंड एट वेरी हाई प्रेशर 1/n गोज टू 0। क्योंकि x/m जो ग्राफ हम बनाते हैं, x/m वर्सेस p, जो ग्राफ होता है वो शुरू में डायरेक्ट प्रपोर्शन चल रहा होता है, फिर कम हो जाता है और फिर इस तरीके का आ जाता है। तो शुरू में 1 वैल्यू होती है, फिर 1/n वैल्यू होती है विच इज लेस देन 1, और फाइनली जो 1/n की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। सो दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 1/n, द आंसर इज 2। आगे चलते हैं इस पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने के लिए, जो बेसिकली इस बार एनटीए ने स्पेशली इंटीजर टाइप क्वेश्चंस दिए थे, और ये बोला गया था कि सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको राउंड ऑफ करके इंटीजर्स के फॉर्म में ही देने हैं। Question this one, among the following the number of halides which are inert to hydrolysis। जनरली इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, पर आई थिंक कि ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जो याद होता है, जनरली बच्चों को याद करवाया भी जाता है कि SF6 इज इनर्ट टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, कि SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता? SF6 का हाइड्रोलिसिस इसलिए नहीं होता, दैट इज ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। Now what we mean by steric crowding, NCERT का डायरेक्ट स्टेटमेंट भी है, NCERT में भी दिया हुआ है बहुत अच्छे से। आप इस बात को समझिए कि हाइड्रोलिसिस होता क्या है। हाइड्रोलिसिस बेसिकली है वाटर के साथ रिएक्शन। अब वाटर क्या है? क्योंकि वाटर एक लुईस बेस है,
वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो वाटर एक लुईस बेस है। तो वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेगा? तो वाटर के साथ वो रिएक्ट करेंगे विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्ट एज लुईस एसिड्स, मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर जो होने चाहिए। अब लोन पेयर एक्सेप्ट करने की कंडीशन क्या है? लोन पेयर एक्सेप्ट करने की हिंदी में बोले तो सिंपल से दो कंडीशंस हैं। एक, लोन पेयर को लेने की इच्छा होनी चाहिए, दूसरा लोन पेयर को रखने की जगह होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपकी इच्छा हो पर रखने को जगह नहीं हो तो भी आप उस चीज को नहीं ले सकते, और अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो भी आप उसको नहीं लोगे भले ही रखने की जगह हो। तो एग्जैक्टली लोन पेयर सिंपल सा आप ये याद भी कर लीजिए कभी भी आप आगे सोचे तो, कि लुईस एसिड्स की तरह एक्ट करने की क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है। लोन पेयर लेने की इच्छा होनी चाहिए, लोन पेयर रखने को जगह होनी चाहिए। लेने की इच्छा से क्या मतलब? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, और रखने के लिए या तो एम्प्टी p ऑर्बिटल हो या तो एम्प्टी d ऑर्बिटल हो। बोथ द केसेस इट कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। नाउ अब जैसे BF3, तो BF3 में तो अगर मैं रिएक्शन ना भी लिखूं तो भी आपको पता होना चाहिए कि बोरोन आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के 3 को शेयर करके रहता है तो 6 हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ लुईस एसिड। बोरोन के सारे कंपाउंड्स इन जनरल लुईस एसिड्स होते ही हैं। नाउ BF3 के जो हाइड्रोलिसिस है इसकी रिएक्शन भी स्पेशल है। इसकी रिएक्शन स्पेशल क्यों है? क्योंकि BF3 जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि हैलाइड हटता है और OH आ जाता है वाटर से, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। ये वैसी ही कुछ रिएक्शन है। 2 स्टेप में हम इसे करवाते हैं कि पहली बार में तो क्या हुआ, वाटर आया, फ्लोरीन हटा, एंड इट इज फॉर्मिंग H3BO3 और साथ में बन गया HF। जो फ्लोरीन हटे उन्होंने बनाया HF, पर होगा क्या, ये HF निकलता नहीं है, ये HF दोबारा रिएक्ट करता है किसके साथ? BF3 के साथ, क्योंकि BF3 खुद एक बहुत अच्छा लुईस एसिड है। और फिर दोबारा रिएक्शन होती है BF3 प्लस HF फॉर्मिंग व्हाट? HBF4। ये, और अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके लिख दें, ऐड इसलिए कर दें क्योंकि HF आपको फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखाई देगा, तो अगर इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया जाए तो व्हाट इज द फाइनल रिएक्शन? दिस विल बी द फाइनल रिएक्शन। बैलेंस करके फिर मल्टीप्लाई करके ऐड करा हुआ है, नथिंग एल्स। आप ये तो पहले लिख दीजिए रिएक्शन को और फिर बैलेंस कर दीजिए। BF3 प्लस वाटर, HF आपको फाइनल प्रोडक्ट में दिखाई नहीं देगा, एंड दैट फॉर्म्स H3BO3 एंड HBF4, and you can balance the reaction। आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, you will be able to get that one। ये तो बात हुई BF3 की। आगे चलते हैं SiCl4 सिलिकॉन। वैसे तो ऐसा लगता है कि ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि 4 बॉन्ड बना के बैठा है, पर क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा। ये Si, ये Cl, ये Cl और ये Cl, दिस वन। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके रहेगा, मेकिंग सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और सिलिकॉन के पास रखने को जगह कहाँ है? तो ऑब्वियस सी बात है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल है इसके पास में, तो उनमें रख सकता है। क्या हो रहा है? SiCl4, वाटर हट रहा है, फिर से Cl की जगह पे आ रहा है, कौन आ रहा है? OH। लॉजिक, वाटर आएगा ही क्यों? वाटर इसलिए आएगा क्योंकि सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ऑक्सीजन के लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोलाइज हो जाएगा। द सेम फॉर PCl5। आपको ऐसा सोचने में ऐसा लगता हो कि PCl5 फॉस्फोरस के पास, तो हमें ऐसा फील होता है कि इसमें तो फॉस्फोरस के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन थे 5 के 5 को शेयर किया। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में रहता ही है, ये Cl और ये Cl। ऐसा सोचने में ऐसा लगता है कि फॉस्फोरस के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, तो फिर ये हाइड्रोलाइज क्यों होना चाहता है? इसलिए होना चाहता है क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, और क्यों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और विड्रॉ करके फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर देगा। तो दिखने में भले ही दिख रहा हो कि 10 इलेक्ट्रॉन है, बट फिर भी फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। वाटर आएगा, अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा? जिसको ज़रूरत है। ज़रूरत किसको है? फॉस्फोरस को है। तो फॉस्फोरस पे आके वाटर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा अपना। क्या प्रोडक्ट बनाएगा? दैट इज, पहले प्रोडक्ट बनता है POCl3 और HCl, और आगे और हाइड्रोलाइज हो जाता है तो बनना देता है H3PO4। जब भी आप हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट बनाएं तो एक चीज आप और ध्यान रखें कि ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल चेंज नहीं होता, क्योंकि वाटर ना तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब वाटर के साथ कोई रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर वही का वही रहता है।
PCl5 में फॉस्फोरस +5 में था, तो जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बना POCl3 उसमें भी वाटर +5 में ही रहेगा। आप ऐसा सोच सकते हैं कि POCl3 कैसे बना होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे बना होगा, तो लाइक ऑब्वियस सी बात है कि जब वाटर पहले आएगा तो कौन से बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा जो कि वीकर होंगे। तो कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे पहले, इसके एक्सियल वाले। ये हमें ऑलरेडी पता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में एक्सियल बॉन्ड्स वीकर होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन वाला ब्रेक हुआ और आ जाएगा डबल बॉन्ड O, तो दैट फॉर्म्स POCl3। और POCl3 अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस लिखना भी होता, ये POCl3 फिर वाटर आता, इन तीनों Cl को हटा देता, OH आ जाता और फाइनल प्रोडक्ट हो जाता H3PO4। ये बात हुई PCl5 की। वाटर कहाँ पर आकर अटैक कर रहा है, अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर ने किस पर अटैक करा और क्यों करा, तो वाटर ने अटैक करा फॉस्फोरस पे। इसी पे क्यों करा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लास्ट वाला जो कंपाउंड है SF6, उसका हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होता, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई उसका हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होता। सल्फर क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है? सल्फर 6 फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और विल मेक सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बिल्कुल सही बात है, डेफिशिएंट तो करेगा। क्या इसके पास रखने को जगह नहीं है? नहीं, सल्फर के पास रखने को भी पूरी जगह है, क्योंकि सल्फर के पास d ऑर्बिटल तो होता ही है, तो इसके पास तो रखने को जगह भी है, इसके पास इसकी इच्छा भी है, फिर भी इसका आंसर है नो हाइड्रोलिसिस। अब क्यों ऐसा? सी इनऑर्गेनिक डज नॉट मूव फर्दर विदाउट सम एक्सेप्शंस, तो और क्योंकि इनऑर्गेनिक इज एवरीथिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, तो एक्सेप्शंस तो नेचर में भी बहुत हैं, तो इनऑर्गेनिक में भी बहुत ही होते हैं। SF6 इज वन ऑफ देम। अगर आप SF6 का स्ट्रक्चर देखें, ये फ्लोरीन, दिस फ्लोरीन, ऑक्टाहेड्रल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सल्फर। यानी वाटर अटैक करना चाहता था, किस पर अटैक करना चाहता था? सल्फर से। पर ये जो 6 फ्लोरीन हैं, ये इसे चारों तरफ से सराउंड करके बैठ जाते हैं, और क्योंकि ये 6 फ्लोरीन इसे चारों तरफ से सराउंड करके बैठ जाते हैं, तो वाटर जब आता है अटैक करने के लिए, वाटर के पास खुद के पास लोन पेयर हैं, तो वाटर फ्लोरीन पे तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि फ्लोरीन तो खुद भी इलेक्ट्रॉन रिच है। वाटर को पहुंचना था, कहाँ तक पहुंचना था? सल्फर तक, और वाटर सल्फर तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? इन सारे फ्लोरीन की वजह से। तो ऑब्वियसली वाटर आके सल्फर पर अटैक नहीं कर पाता ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, भीड़ हो रखी है चारों तरफ फ्लोरीन की वजह से, एंड दैट इज व्हाई SF6 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। बहुत अच्छे से लिखा हुआ है NCERT में भी। तो इनमें से कौन कौन है जो इनर्ट है हाइड्रोलिसिस के लिए? दैट इज ओनली वन, विच इज SF6। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दिस वन, अ क्वेश्चन ऑफ सोल्यूशन चैप्टर, और जब तक अभी मैं ये सोल्यूशन बना रही हूँ, NTA ने जो इसका आंसर दिया है वो 357 दिया है, और जबकि एक्चुअल आंसर जो आना है वो 375 आना है। तो आई थिंक NTA से ये गलती हो गई है, दे हैव डन अ मिस्टेक ऑफ लाइक, उन्होंने डिजिट्स को इधर उधर कर दिया है। 357 आंसर हो ही नहीं सकता। अगर आप एक कॉमन सेंस भी लगा दें कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। किससे बढ़ जाना? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो सॉल्वेंट क्योंकि वाटर है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये बात कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 373 या 373.15 एग्जैक्ट आप बोलें केल्विन में। तो जो सॉल्यूशन होगा किसी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा होगा, यानी 373.15 से तो ज़्यादा होना है। तो 357 कैन नॉट बी द आंसर। NTA पक्की बात है, अभी करेक्शन आए नहीं है, तो करेक्शन आएंगे तो NTA अपने जो आंसर्स हैं उन्हें करेक्ट करेंगे, कुछ एक को तो, एंड दिस हैज टू अंडरगो अ करेक्शन, क्योंकि ये शायद डिजिट्स ही इधर उधर हो गए। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। सिंपल सा क्वेश्चन है, A2B3 इलेक्ट्रोलाइट है, 60% आयोनाइज्ड है, और उन्होंने पूछा है बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा TB पूछा है। डेल्टा TB आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो आ ही जाएगा। बात थी सिर्फ इसका
आई फैक्टर निकालने की। और आई फैक्टर वी ऑलरेडी नो, दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द आई फैक्टर, 1 + n-1 into अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, क्वेश्चन में गिवन था 60% विच इज 0.6। कितने n क्या चीज है, n इज द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड बाय वन मॉलिक्यूल, एक मतलब एक स्पेशीज, एक जो यूनिट है वो कितने आयंस दे रही है। तो A2B3 जो मॉलिक्यूल है जब वो डिसोसिएट होगा, A2B3 हाउ इट इज गोइंग टू डिसोसिएट दिस वे। अगर आप ये ना भी लिखें तो भी आप सोच सकते हैं कि ये 5 देगा, 2A और 3B, अगर आप ये रिएक्शन ना भी लिख के सोचें तो भी 5 देगा। और जब ये 5 देगा हम आई फैक्टर निकाल सकते हैं विच कम्स आउट टू बी 3.4। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू I इंटू मोलालिटी, मोलालिटी विच इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब यहाँ पे मोलालिटी 1 दे रखी थी, कोई टेंशन ही नहीं थी, हमें कोई वेट, कोई सॉल्वेंट का वेट लेना नहीं था, सीधे सीधे पुट हुआ, आंसर आया ये। और जब आप TB ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे तो TB ऑफ सॉल्वेंट में ऐड होगा वो सॉल्वेंट पानी है, तो ऑब्वियस सी बात है 373.15 में ये टर्म ऐड होगी। एंड व्हेन राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर द आंसर हैज टू बी 375 केल्विन। Now this one, a question from, you can say redox balancing or you can say equivalent concept। मैं दो तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि इन केस अगर, वैसे ज़्यादा अच्छा ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से होगा कि अगर आपने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है, आपको n फैक्टर्स निकालने आते हैं, तो आप इससे प्रोसीड कीजिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। अगर आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं आता है, आपको सिर्फ, लेकिन उस केस में आपको रिडॉक्स बैलेंसिंग आनी चाहिए, तो अगर आपको रिडॉक्स बैलेंसिंग आती है तो आप फिर प्रोसीड कीजिए उस तरीके से। मेथड नंबर 1 जो कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का मेथड है, रिएक्शन लिखी बेसिक। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में करते क्या है, इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करते हैं और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो हमें निकालने हैं इन दोनों के n फैक्टर। कैसे निकलते हैं किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में n फैक्टर, तो n फैक्टर इज नथिंग बट द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। वो देखते हैं क्रोमियम, यहाँ पर क्रोमियम बैठा है +6 में, यहाँ पर क्रोमियम बैठा है +3 में, कितने का चेंज हुआ, 3 का। और क्योंकि इसमें एक ही क्रोमियम है, इसका जो n फैक्टर होगा वो होगा 3 का। यहाँ पे सल्फर बैठा है +2 में, यहाँ पे सल्फर बैठा है +6 में, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है +2 से +6, कितने का चेंज हुआ, 4 का। तो n फैक्टर ऑफ दिस विच विल बी नथिंग बट 4 into 2। y into 2, क्योंकि इसमें 2 सल्फर एटम है तो 2 सल्फर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो चेंज होगा +2 से +6, एक के लिए 4 का चेंज हो रहा था तो 2 के लिए जो चेंज होगा वो 8 का हो जाएगा। नो नथिंग, अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना है। हाउ टू डू दैट, उसको कैसे करें, इक्विवेलेंट्स को अगर हमें इक्वेट करना है, इसके लेट मोलारिटी है 0.154 इनटू लेट द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम मैं मिलीलीटर में ले रही हूँ, ये बने इसके मोल्स, मिली मोल्स, एक्चुअली वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिली मोल्स, इनटू 3। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। इसके निकालोगे तो हो जाएगा 45 इंटू 0.25, ये हुए इसके मिली मोल इंटू 8, एंड फ्रॉम देयर यू आर गोइंग टू गेट द v इज नथिंग बट द वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अगर आप ये ना करके आप इसे इस तरीके से करना चाहते थे कि आप, इसके लिए जरूरी था कि आप पहले रिएक्शन को बैलेंस करते। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस कर चुके हैं, इवन अगर आप ये ना भी करें, आप तो खाली इनके लिए बैलेंस कर लो, इनकी जरूरत नहीं है, आप इनके लिए बैलेंस कर लेते तो भी हो जाता। कि अगर आप मोल से करना चाहते हैं तो किसी के लिए भी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे इसके मोल्स रिएक्टेड, दिस वन, इसके मोल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय 8, किसी भी स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू दूसरी स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये इक्वल होना चाहिए। प्रोडक्ट के लिए लिखते तो लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो बस वो इक्वेट कराया है हमने एंड वी आर गोइंग टू गेट द वॉल्यूम, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करना था। द आंसर इज 173। तो आपको जिस भी तरीके से सूट करता हो, अगर आपने ये पढ़ रखा है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तो नो डाउट, क्योंकि इसमें जो बैलेंसिंग में टाइम लगेगा, इसमें आपको बैलेंस करना पड़ेगा और यहाँ पर डायरेक्टली n फैक्टर से आप कर सकते हैं। तो आई थिंक बेटर टू बी डन बाय इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। दिस वन,
A car tire गैशियस स्टेट का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है. हाँ, बस जो उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करा है दैट इज इन द यूनिट ऑफ प्रेशर कि दे हैव रिटन अ यूनिट PSI. और बच्चों को ये यूनिट देखते ही ऐसा लगता है कि अच्छा हमें तो पता ही नहीं है कि ये पास्कल में कितना होता है, एटमॉस्फेयर में कितना होता है. तो ट्रूली स्पीकिंग हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये भी PSI में है और वो भी PSI में है. वैसे PSI अप्रॉक्सीमेटली 6895 पास्कल के अराउंड होता है, बट हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. व्हाट दे आर सेइंग, अ कार टायर इज फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस. टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, एंड इट विल बस्ट इफ द प्रेशर एक्सीड्स दिस वैल्यू. द टेम्परेचर एट विच इन डिग्री सेल्सियस एट विच द कार टायर विल बस्ट, कितने पे बस्ट होगा. तो हम अगर सीधे सीधे लिख दें, assuming that the volume of the car tire is a constant. obvious सी बात है कि जब कार में बिगनिंग मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल उससे इन्फ्लेट, अगर हम इन्फ्लेट कर रहे हैं जीरो से तो आपको ऐसा लगेगा कि उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है. बट अगर आप एक नॉर्मल कार टायर की बात करें जिसमें आप एक नॉर्मल भर रखी है आपने 30 से 35 PSI के बीच में ही, हम अपने कार के बीच में अगर आपने कभी कार टायर को भरवाया हो अपने कार में तो 30 से 35 के बीच की ही वैल्यू होती है. और अगर आप ज़्यादा भरवा देंगे तो फिर वो बस्ट हो जाएगा क्योंकि वो उसकी लिमिट को एक्सीड करेगा. तो अगर वॉल्यूम क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, मोल, दिस वन, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यानी मोल कांस्टेंट है. आपको पता है बहुत सारे हाईवेज पे जब गर्मी में बहुत टायर बस्ट होने की कंडीशंस आती हैं, तो इसीलिए आपसे ये एडवाइस किया जाता है कि जब आप हाईवे पे जाएं तो अपने कार में, और स्पेशली गर्मी में समर सीजन में, तो जो कार है उसके टायर में एयर प्रेशर को थोड़ा सा कम रखें क्योंकि जब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, बहुत तेज गर्मी होगी, तो इन दैट केस टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो कार के अंदर एयर का प्रेशर भी बढ़ेगा. और अगर वो प्रेशर आपने पहले से बिल्कुल फुल करवा रखा है और वहां जाके वो प्रेशर बढ़ गया तो दैट मे बी कि वो टायर एक्चुअली बस्ट हो जाए. तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. उससे पे क्वेश्चन बनाया गया है. अगर हम सोचें, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मोल कांस्टेंट रहेंगे, और अगर वॉल्यूम और मोल कांस्टेंट रहेंगे इन दैट केस व्हाट वी कैन से, P1 अपॉन T1 मस्ट बी इक्वल टू P2 अपॉन T2. नाउ ये जो टेम्परेचर है, पूरी केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट होता है. ऑलवेज टू बी पुट इन केल्विन, मतलब केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हमेशा केल्विन से ही चलते हैं. तो यहाँ पे T1 विच वॉज गिवन इज 27 डिग्री सेल्सियस, तो हमें उसे 300 केल्विन. P1 यहाँ पर सीधे सीधे बस आप PSI में लिख दीजिए. जब भी इस तरीके के फॉर्मूले होते हैं तो उनमें कोई यूनिट पे कोई कंडीशन नहीं होती है. यूनिट पे सिर्फ एक कंडीशन होती है कि दोनों जगह पे जो यूनिट है दैट हैज टू बी द सेम. तो टेम्परेचर तो खैर केल्विन में पुट होना ही है, बाकी जो प्रेशर है, आप यहाँ पर जो कन्वर्जन फैक्टर आएगा, अगर कोई कन्वर्जन फैक्टर आएगा तो यहाँ आएगा, तो फिर वो तो यहाँ पर भी आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस अपॉन 300 इज इक्वल टू 40 अपॉन T2. यहाँ से आप निकालेंगे T2, वो जो T2 आएगा वो केल्विन में आएगा, और केल्विन से उसे वापस कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट करके यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो आंसर पूछा है वो डिग्री सेल्सियस में पूछा है. तो बहुत इजीली हमारा आंसर आ जाएगा. राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पे एंड द आंसर विल कम आउट टू बी 70. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री. अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब आई विल से दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन, क्योंकि दो काम करने थे. एक तो रिएक्शन खैर लिखी हुई है यानी डेल्टा NG निकालना है, और फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है. ये फॉर्मूला आई एक्सपेक्ट कि ये फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT. Now what is this delta NG? Delta NG is the stoichiometric coefficient of the gaseous product minus stoichiometric coefficient of the gaseous reactant. G लगा ही इसलिए रखा है क्योंकि गैसेस के बारे में बात करनी थी. तो जब आपको डेल्टा NG निकालना था तो एक तो आपको इसको उड़ा देना था और एक आपको इसको उड़ा देना था. जब भी आप डेल्टा NG निकालें ना, मतलब पहले से सॉलिड और लिक्विड को हटा दीजिए ताकि गलती से भी कहीं आप उनको काउंट ना कर लें, और फिर डेल्टा NG की वैल्यू निकालिए. डेल्टा NG इधर आ रहा है 1 + 1 - 3/2. डेल्टा NG की वैल्यू आ गई 1/2. डेल्टा U गिवन है, कौन से यूनिट में गिवन है ये? किलो जूल में. तो जो हमें R पुट करना होगा ये भी किस में पुट करना होगा? किलो जूल में. दैट इज 8.3 डिवाइडेड बाय 1000. ये R की वैल्यू, टेम्परेचर दे रखा है 298, एंड यू हैव टू डू जस्ट द कैलकुलेशन पार्ट और राउंड ऑफ कीजिए नियरेस्ट इंटीजर पे, एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर 741.
सो डायरेक्ट फॉर्मूला था, बस थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखना था कि डेल्टा एन जी मतलब जो मिस्टेक होने वाली थी कि अगर आपसे गलती हुई होगी तो एक तो गलती आपने करी होगी डेल्टा एन जी के कैलकुलेशन में, या दूसरी गलती जो आप कर सकते हैं वो है आर की वैल्यू के सब्स्टिट्यूशन में, कि आप आर की वैल्यू सीधे सीधे 8.314 लिख दें और उसे किलो जूल में कन्वर्ट ना करें। बाकी अदरवाइज अगर आप सोचें तो क्वेश्चन वॉज नॉट सो टफ, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। A question from chemical kinetics, again a direct question, बिल्कुल छोटा सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, छोटा सा खैर नहीं, हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट अदरवाइज इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। log k वर्सेस 1/t स्लोप दे रखी है। वी ऑलरेडी नो दिस इक्वेशन, आरेनियस इक्वेशन, उसका लॉग ले रखा है, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303, क्योंकि ये लॉग है ln नहीं है, इट इज लॉग, तो ई ए अपॉन 2.303 आर, और इसका स्लोप जब 1/t के अगेंस्ट बनेगा ग्राफ तो ये पार्ट बनेगा स्लोप, यहाँ से माइनस ई ए अपॉन 2.30 आर इज इक्वल टू -1000, या यहाँ से ई ए अपॉन 2.303 आर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ई ए माइनस माइनस कैंसिल आउट, एंड ई ए अपॉन 2.303 आर कम्स आउट टू बी 10,000, ये आंसर आएगा। अब हमें लगाना है ये फॉर्मूला, ये भी आई होप आपको याद होगा। क्या बोला उन्होंने, टेम्परेचर 500 पे के पता है, यानी क्या क्या दे रखा है, T1 500, K1 10⁻⁻⁵, ये K1, और क्या पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट इज 10⁻⁻4 सेकेंड, यानी K2 की वैल्यू दे रखी है विच इज इक्वल टू 10⁻⁻4, T2 आपसे पूछा है, और ऊपर की कैलकुलेशन से हम ये निकाल चुके हैं कि E A अपॉन 2.303 R विच इज इक्वल टू 10,000। तो बस ये सारे इंफॉर्मेशन फीड कीजिए यहाँ पे एंड यू विल बी एबल टू गेट T2। नो डाउट थोड़ी सी कैलकुलेशन तो खैर इन्वॉल्व है ही, बट फिर भी कैलकुलेशन अगर हो जाए तो इट इज नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन कि T1 पता है, T2 को पुट करिए, ये वैल्यू सीधे सीधे हो गई है 10,000, T1 T2 और ये K2 by K1 सीधे सीधे वो 10 आ जाएगा एंड log 10 1 हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू गेट T2, दैट कम्स आउट टू बी 526। This one, now this question from equivalent concept titration part, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस पार्ट को पढ़ते ही नहीं हैं अबाउट द टाइट्रेशन विथ मिथाइल ऑरेंज एंड द टाइट्रेशन विथ फिनॉफ्थलीन, NaOH Na2CO3 के जो टाइट्रेशंस हैं फिनॉफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के साथ में। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ें, और अगर आप कर रहे हैं तो मतलब आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन हमें पहले से होनी चाहिए थी कि अगर आप ये बात कर रहे हैं, अगर आपको इंडिकेटर्स के बारे में आइडिया है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन होती है उसमें सारे इंडिकेटर्स वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो वर्टिकल पोर्शन वाली रेंज है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो ऑल द इंडिकेटर्स कैन वर्क। तो जब हमने इन दोनों को लिया NaOH और Na2CO3 को, बाकी इनर्ट इम्प्योरिटी थी, मान लेते हैं कि मिलीमोल्स NaOH के थे, मैंने नोइंगली मिलीमोल माने हैं, आप चाहे तो मोल अज्यूम कर लें, क्योंकि अगर मैं क्योंकि सारे वॉल्यूम बहुत छोटे छोटे हैं और मिलीलीटर में हैं, मैं मोल मानूंगी तो फिर कैलकुलेशन बहुत छोटी छोटी दिखाई देगी, इसलिए मैंने मिलीमोल माने। अगर मैं ये मिलीमोल निकाल लूंगी तो मिलीमोल को आप पहले 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, मोल आ जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मास आ जाएगा। करना क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या पता होनी चाहिए थी, दैट इज कि जब फिनॉफ्थलीन एज एन इंडिकेटर आता है, फिनॉफ्थलीन इज HPH, इसका मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HPH से। फिनॉफ्थलीन देखो, इस टाइट्रेशन को तो कोई भी इंडिकेटर इंडिकेट कर सकता है, चाहे यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज होता, चाहे यहाँ पे फिनॉफ्थलीन होता, दोनों में से कोई भी इंडिकेटर इस टाइट्रेशन का इंडिकेटर हो सकता है। पर जब बात आती है Na2CO3 के टाइट्रेशन की, तो Na2CO3 के फर्स्ट इसके दो इक्विवेलेंस पॉइंट हैं, मतलब जब ये HCl से रिएक्ट करता है पहले ये बनाता है NaHCO3, फिर NaHCO3 फिर HCl से और रिएक्ट करता है और फाइनल प्रोडक्ट में बनता है H2O plus CO2, दैट इज H2CO3, लिखते ऐसे ही हमेशा, ऐसा ही रहता है H2O and CO2। ये है इसका फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट जिस पे एग्जिस्ट कर रहा है NaHCO3, और ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट की बात हो रही है, ये सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट की बात हो रही है।
सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे जब ये रिएक्शन खत्म होगी वहां पर जो नेचर है वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक क्यों हो जाता है? H2CO3 की वजह से। इसीलिए इस टाइट्रेशन का जो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है, इस टाइट्रेशन का जो इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक बेसिक इंडिकेटर होता है और अपना कलर चेंज शो करता है एसिडिक मीडियम में, तो इसीलिए सेकंड वाले को तो इंडिकेट करता है मिथाइल ऑरेंज। और अगर आपने फिनोफ्थलीन डाल रखा है जो कि एक एसिडिक इंडिकेटर है, तो वो इंडिकेट करता है इसके फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को। यानी आप HCl डाल रहे होंगे, आपने फिनोफ्थलीन ऑलरेडी अपने सॉल्यूशन में डाल रखा है, तो फिनोफ्थलीन अपना कलर फटाफट से पिंक से कलरलेस कर देगा। कब कर देगा? ये बनते ही। और जैसे ही ये बनेगा आपको अपनी टाइट्रेशन को रोकना पड़ेगा। तो जब फिनोफ्थलीन आपने लिया, फिनोफ्थलीन डाल के रखा था, HCl हम मिला रहे थे, ये दोनों हमारे सॉल्यूशन में बैठे थे। कौन कौन बैठे थे? ये दोनों बैठे थे। ऊपर से आ रहा था HCl, फिनोफ्थलीन ऑलरेडी हमने मिला रखा था। तो फिनोफ्थलीन की प्रेजेंस में एक तो ये वाली रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होते ही, और दूसरी रिएक्शन होगी ये। फिनोफ्थलीन इंडिकेट करता है Na2CO3 का फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आते ही वो अपना कलर चेंज शो कर देगा, और मतलब ये इंडिकेट हो जाएगा कि आप रिएक्शन को रोक दें। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को बात करें तो आप डायरेक्टली मोल कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं कि ये दोनों रिएक्शंस बैलेंस्ड हैं। और अगर ये बैलेंस्ड हैं तो HCl कितना चाहिए होगा? जितने NaOH के मिलीमोल होंगे उतने HCl के चाहिए होंगे। और ये रिएक्शन भी क्योंकि बैलेंस्ड है, अगर इसके मिलीमोल है Y, ये Y क्या है? इसके मिलीमोल, तो इसके भी कितने चाहिए होंगे? Y मिलीमोल। ऊपर अगर इसके X मिलीमोल हैं तो इसके भी कितने चाहिए होंगे? X मिलीमोल। तो टोटल HCl रिक्वायर्ड इन प्रेजेंस ऑफ फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन की प्रेजेंस में जब हमने टाइट्रेशन करवाई तो HCl टोटल कितना रिक्वायर्ड था? X + Y मिलीमोल। और HCl की जो इंफॉर्मेशन है N/10 एंड 17.5। HCl के लिए उसकी नॉर्मलिटी और उसकी मोलारिटी एक ही बात होती है। HCl का इन फैक्टर 1 का होता है, यानी पहला रिलेशनशिप जो हम लिख रहे होंगे X + Y इज इक्वल टू मोलारिटी विच इज इक्वल टू 1/10 इंटू 17.5। ये HCl रिक्वायर्ड फर्स्ट स्टेप पे। अच्छा, जब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवा दी, अब आपके सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज के फिनोफ्थलीन की प्रेजेंस में जब आपने रिएक्शन करवा दी, अब हमारे सॉल्यूशन में होगा, एक तो होगा NaCl अब और कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, और होगा NaHCO3। फिनोफ्थलीन के साथ, फिनोफ्थलीन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो चुकी है तो हमारे सॉल्यूशन में अब आ गया है NaCl और साथ में कौन आया है? NaHCO3। अब आपने मिथाइल ऑरेंज डाल के फिर से रिएक्शन करवाई है, HCl फिर मिलाना स्टार्ट करा, तो ये तो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन जो NaHCO3 था कितने मिलीमोल बनेंगे? Y मिलीमोल। ये Y मिलीमोल ये अभी और रिएक्ट कर लेगा HCl के साथ में, और अब इस रिएक्शन का इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज। तो ये रिएक्शन फिर से होगी, अब आगे NaHCO3 और रिएक्ट करेगा और उसको इंडिकेट करेगा मिथाइल ऑरेंज। तो अगर इसके Y मिलीमोल हैं तो HCl के भी हमें कितने चाहिए होंगे? Y मिलीमोल। कितना चाहिए दोबारा? NaCl को कुछ नहीं होगा क्योंकि NaCl अब कुछ नहीं, NaOH न्यूट्रलाइज पूरा हो चुका है, पर ये रिएक्ट फर्दर करेगा, ये बनाएगा, यानी सेकंड स्टेप है। व्हाट आई शुड राइट? Y इज इक्वल टू, क्योंकि अब HCl के सिर्फ Y मोल्स रिक्वायर्ड हैं, दैट इज 1.5 इंटू 1/10, क्योंकि HCl सेम है। यहाँ से वैल्यू आई Y की, ऊपर सब्स्टिट्यूट कीजिए, वैल्यू आएगी X की। ये जो आ रहे हैं ये मिलीमोल्स हैं, और अगर आपको किसी के भी मोल या मास निकालना है तो पहले 1000 से डिवाइड कीजिए, मोलर मास से मल्टीप्लाई कीजिए। किसकी बात हो रही है? Na2CO3। और Na2CO3 कैसे? Na2CO3 तो सीधे सीधे ही आ गया। सो मास ऑफ Na2CO3 दैट विल बी इक्वल टू 1.5 अपॉन 10 इंटू 1000, ये मोल में ले गई हूं मैं, इंटू 106 इसका मोलर मास है। और मिक्सचर कितना था हमारा? 0.4 ग्राम। तो अगर आपको इसका परसेंटेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 100 एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर, जो कि 4 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, दिस डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 100 करेंगे और राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट इंटीजर पे, सो द आंसर विल कम आउट टू बी 4।
लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए थी कि फिनोफ्थलीन कौन से इक्विवेलेंस पॉइंट को इंडिकेट करता है और मिथाइल ऑरेंज कौन से इक्विवेलेंस पॉइंट को इंडिकेट करता है. मूविंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, actually last question of this paper, this one, the ionization enthalpy, this one बॉर्न हेबर साइकिल का क्वेश्चन है ये थर्मोकेमिस्ट्री से. पर इन्होंने थोड़ा कुछ चेंज कर दिया है, क्योंकि अगर वैसे हम NaBr का फॉर्मेशन लिखते हैं, किसी की भी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो उसके एलिमेंट्स से होती है, और एलिमेंट्स होने चाहिए होते हैं अपनी रेफरेंस स्टेट में. यानी अगर वैसे हमें NaBr का फॉर्मेशन लिखना होता, NaBr सॉलिड, तो हम लिखते सोडियम से और ब्रोमीन से, और सोडियम होना चाहिए था कौन से स्टेट में, सॉलिड, और ब्रोमीन होना चाहिए था, ब्रोमीन की जो रेफरेंस स्टेट है वो है लिक्विड. तो एक्चुअली तो NaBr की रिएक्शन ये होती है, पर क्वेश्चन में तो इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है. अब उन्होंने सिर्फ Na पॉजिटिव Na गैस से बनाया हुआ है, और दिस वन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Br, यानी Br से Br नेगेटिव बनाया हुआ है. तो ऑब्वियस सी बात है वी कैन नॉट राइट दिस रिएक्शन. ये रिएक्शन लिखेंगे तो हमारा आंसर भी नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन ही नहीं है. यानी सिंपल सी बात है, व्हाट दे आर आस्किंग इज, आप ये मान के चलिए कि Na गैस एंड Br गैस से यहाँ तक पहुँचना है, और इस प्रोसेस की हमें एंथैल्पी निकालनी है. तो Na से पहले बनेगा Na पॉजिटिव. ये कौन सी एनर्जी है, आयोनाइजेशन, विच इज गिवन 495.8. इससे बनेगा Br नेगेटिव, जो कि है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कितनी गिवन है, -325. और फिर ये दोनों मिलके बनाएंगे NaBr सॉलिड. कौन सी एनर्जी है ये है लैटिस एनर्जी. कितनी है लैटिस एनर्जी, विच इज -728.4. तो यहाँ से यहाँ तक आना है, सारी एनर्जीज को सम कर दीजिए एंड यू विल बी एबल टू गेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaBr आयनिक सॉलिड. और उसको 10⁻⁻1 की टर्म में लिखना था. बस सिंपल कैलकुलेशन है कि आप इन तीनों को ऐड कीजिए पहले और 10⁻⁻1 को अलग कर दीजिए, एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर एज 5576 व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर. हेलो स्टूडेंट, आज हम 25 फेब के शिफ्ट 1 का जेईई मेंस का पेपर डिस्कस करेंगे. ऑर्गेनिक पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. IKS मेरा नाम है. तो अगर हम ऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक से आए हुए थे, जिसमें से सिंगल क्वेश्चन इंटीजर का था और 8 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के थे. तो इस ऑर्गेनिक पोर्शन में अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड है. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने बड़ी ताकत लगाई है इस क्वेश्चन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव पैरा अमाइनो एजोबेंजीन. तो एक कपलिंग रिएक्शन का क्वेश्चन है. एजोबेंजीन बनाना है हमें, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन. तो किसी तरीके से हम डाइजोनियम बना लें और एनिलीन से कपलिंग करा दें, रिएक्शन हो जाएगा. तो देखते हैं कि इसमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. याद रखना, विल नॉट गिव पैरा अमाइनो एजोबेंजीन. तो अगर हम ए ऑप्शन की बात करें बच्चों तो नाइट्रोबेंजीन है. नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दिया, एनिलीन हो जाता है, आपको पता ही है. एनिलीन का मैं नाइट्रस एसिड डाल दिया और नाइट्रस एसिड डालने पर यह क्या हो जाएगा, डाइजोटाइजेशन हो जाएगा. और डाइजोटाइजेशन में बेंजीन डाइजोनियम आयन में अगर हमने एनिलीन ऐड कर दिया तो पैरा पोजीशन पर रिएक्शन हो जाएगा. आप नोटिस कर सकते हैं ए ऑप्शन में नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन किया, एनिलीन हो गया, डाइजोटाइजेशन कर दिया और एनिलीन के पैरा पोजीशन पर रिएक्शन करा दिया. ये मिल गया हमें कंपाउंड, दैट इज पैरा अमाइनो एजोबेंजीन. तो हम ए ऑप्शन अगर फर्स्ट की बात करें तो उससे हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं. बी ऑप्शन की बात करें, आप देखो नाइट्रोबेंजीन में उन्होंने सोडियम बोरोहाइड्रेट डाल दिया है. सोडियम बोरोहाइड्रेट नाइट्रोबेंजीन से तो रिएक्शन ही नहीं करता. इसका मतलब किससे नहीं प्रिपेयर कर सकते, बी ऑप्शन से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते. क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन पर सोडियम बोरोहाइड्रेट का कोई रिएक्शन नहीं होगा. एक ऑप्शन और दिया हुआ है बच्चों. अगर हम सी की बात करें, एनिलीन डायरेक्टली दे दिया, नाइट्रस एसिड डाल दिया, डाइजोटाइजेशन कर देना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, डाइजोनियम आयन बन जाएगा. एनिलीन दिया या HCl दिया और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन करा देंगे, वी विल गेट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज पैरा अमाइनो एजोबेंजीन. किससे प्रिपेयर नहीं कर सकते, दैट इज द ऑप्शन बी. यानी कि 2 से हम क्या कर सकते हैं,
प्रिपेयर नहीं कर सकते। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जा रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है। हम लोगों ने एबीसी पढ़ाया था आपको, जब आप 11th में होते हैं तभी हम एबीसी आपको रटाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी गारंटी है कि अगर एबीसी हमारा बच्चा पढ़ लेगा ना तो मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स ले लेगा। कैटालिटिक रीफॉर्मिंग, ये देखो हाइड्रोकार्बन की चेन है और मैग्नीज ट्राइऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर इसको हम लोगों ने क्या किया, हीट कर दिया। तो क्या होगा, कैटालिटिक रीफॉर्मिंग, एरोमेटाइजेशन हो गया। आप नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन से साइक्लोहेक्सेन बना दीजिए, फिर हीट कर दीजिए, बेंजीन बन जाएगा, मिथाइल साइड चेन में लगा हुआ होगा। तो हमें करेक्ट ऑप्शन क्या मिला, इथाइल बेंजीन। तो देख लीजिए आप, इथाइल बेंजीन मिला। इट्स कैटालिटिक रीफॉर्मिंग एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन्स आइसोहेप्टेन गिव्स टॉल्यूइन इन दिस प्रोसेस। तो देखो जो आप बच्चों को हम लोगों ने 11th में याद कराया था, तो उसका बेनिफिट हमें आज मिल रहा है, उसका एडवांटेज आज मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगेन क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट फॉर्म एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड बनाना है बच्चों। तो एसिटाल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो ये देखो सिंपल सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपके पास इथाइल अल्कोहल है, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट विल गिव एसिटाल्डिहाइड। अगर हम सेकंड की बात करें, कितना प्यारा क्वेश्चन है, डाइबल हाइड्राइड, साइनाइड का रिएक्शन डाइबल हाइड्राइड से करा दिया। सारे बच्चों को हम लोगों ने याद कराया था, डाइबल हाइड्राइड से एल्डिहाइड मिलेगा। ऑप्शन 3 की अगर हम बात करें, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, पीडी, एनसीईआरटी का भी रिएक्शन है, पीडी के साथ, और अगर हम कॉपर की प्रेजेंस में वाटर डालें, ऑक्सीडेशन करें, एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन इसके बारे में आप क्या कहते हैं, CrO3 और H2SO4, इट इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये प्राइमरी अल्कोहल को किस में ले जाता है, एसिड में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म एसिटाल्डिहाइड। तो करेक्ट आंसर इज 4। क्यों, क्योंकि इससे तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। तो दिस इज द इसका करेक्ट आंसर जो गया वो क्या गया बच्चे, 4 गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो विच ऑफ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन लैक्टोज। बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डाइसैकेराइड के फॉर्मेशन की बात की जा रही है, सब ने रटाया था। सबसे पहले सुक्रोज के बारे में बात किया, फिर उसके बाद माल्टोज के बारे में बात किया, और फिर लैक्टोज के बारे में बात किया। लैक्टोज में क्या होता है बेटा, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कितना क्या होता है, C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। तो C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने आपको सिखाया है। ये गैलेक्टोज है बीटा, ये ग्लूकोज है बीटा, और C1 C4 से कनेक्शन कर दिया। ये 1 कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है, 4 कार्बन है। C1 और C4 का कनेक्शन कर दिया, तो ये हमें क्या मिल गया, दैट इज लैक्टोज। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक पार्ट का जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल क्वेश्चन। अब बच्चों को सिखाया गया है कंपाउंड्स विच विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन GOC2। जब हम एसिड पढ़ा लेते हैं, बेस पढ़ा लेते हैं, तो फिजिबिलिटी ऑफ द एसिड बेस रिएक्शन की बात करते हैं। इन विच अमंग्स द फॉलोइंग CO2 गैस विल रिलीज विथ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। क्या सिखाया आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड का सॉल्यूशन है। हमेशा जब भी रिएक्शन होता है तो याद है ना आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस से, और क्या बनाता है, वीक एसिड और वीक बेस बनाता है। वीक एसिड बनाता है और वीक बेस बनाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड का बेस है, सॉल्ट है। तो कार्बोनिक एसिड अगर हम यहां सोडियम बाइकार्बोनेट डालें बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड का क्या है, बेस है। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और उसका कार्बोनिक एसिड जो होगा बच्चों, अगर कार्बोनिक एसिड अगर वीक एसिड होगा, कार्बोनिक एसिड अगर वीक एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी कि ये जो वीक एसिड है कार्बोनिक एसिड, इससे जो भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा
वो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या कर देगा, CO2 की गैस निकालेगा। एकदम क्लियर कट आंसर है। ये देखो आपके पास बेंजोइक एसिड है, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द कार्बोनिक एसिड। पिक्रिक एसिड है, अगेन स्ट्रॉन्गर एसिड देन द कार्बोनिक एसिड। तो B और C से तो CO2 की गैस निकलेगी बच्चों, लेकिन ये देखो ना इससे क्या CO2 की गैस निकलेगी। उन्होंने NH2 प्लस M का ग्रुप लगा दिया फिनॉल के साथ, और प्लस M ग्रुप क्या करता है, बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो B और C में B और C जाएगा। तो देखो यहाँ B भी लिखा है, C भी लिखा है, B और C नेक्स्ट स्टेप में गए B और C, तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी 3। तो 13 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, GOC2 का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक पार्ट की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। हमेशा मैंने आप बच्चों को बोला है कि मेंस का पेपर जब भी देना तो आपका माइंड सेट ऑप्शंस पर होना चाहिए। सोल्यूशन तो आप करोगे, लेकिन आपको ऑप्शंस भी देखते रहना है कि किस तरह की प्रॉब्लम, किस तरह से आंसर्स हमें सेट करना है 4 ऑप्शंस में से। तो देखो यहाँ HCl का रिएक्शन कराना है, पाई बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन, हम लोगों ने हमेशा सीखा है एडिशन रिएक्शन फास्टेस्ट रिएक्शन होता है। तो अगर हम पाई बॉन्ड पे रिएक्शन कराएं तो इस पाई बॉन्ड को देखें आप, इस पाई बॉन्ड को इस तरीके से हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। और बिल्कुल आप एग्री करोगे कि ये कार्बोकैटायन को शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन मजे की बात देखो, एक भी उन्होंने ऑप्शंस ऐसे नहीं दिए हैं जिसमें Cl को O वाले कार्बन पे लगाया हो। देखो A ऑप्शन में Cl यहाँ पर है, B ऑप्शन में सेकंड में देख लो Cl कहीं और डाल दिया, गलत कर दिया। A ऑप्शन में Cl यहाँ पर है, इसमें थर्ड में Cl यहाँ पे है, फोर्थ में Cl यहाँ पे है। इसका मतलब उन्होंने शिफ्टिंग कराई ही नहीं। तो शिफ्टिंग नहीं कराई तो ठीक है, आपने कार्बोकैटायन को यहाँ पर बनाया, यहाँ पर प्लस चार्ज आया और यहाँ पर आपने Cl लगा दिया। ये देखिए आप यहाँ सोल्यूशन में देखिए, हम यहाँ पे HCl गया, पाई बॉन्ड इधर गया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, Cl लगा दिया। टर्शरी बनाने की जरूरत नहीं है, O वाले कार्बन पर Cl को, कार्बोकैटायन को ले जाने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे NaI एसीटोन आपने क्या कर दिया, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन में Cl हटा और उसी प्लेस पे हमने क्या लगा दिया, I लगा दिया। तो आप नोटिस कर सकते हैं ये ऑप्शन कौन सा जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज 4। यहाँ पर Cl लगा और Cl की प्लेस पे उन्होंने क्या लगा दिया, I लगा दिया, करेक्ट। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो आप कार्बोकैटायन बनाते हो, कार्बोकैटायन को शिफ्ट करा के O के ऊपर, O के नीचे वाले कार्बन पर ले जाते। क्यों? क्योंकि वो प्लस M करके ऑक्टेट को क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 भी कॉमन सेंस माइंडसेट का क्वेश्चन है कि किस तरह से एग्जामिनर ने आंसर को सेट किया, हमें उसी आंसर को जाकर के क्या देना है, सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ऑर्गेनिक पार्ट जो है बच्चों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलो देखते हैं। फर्स्ट, सिंथेसिस ऑफ ब्यूनाइस नीड्स नेसेंट ऑक्सीजन। ब्यूनाइस क्या है, रबर है। ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का कोपॉलीमर है। आपको पता है ना कि जब भी रबर बनता है, कोपॉलीमराइजेशन होता है, तो उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है। और ऑक्सीजन इज नेसेसरी। ऑक्सीजन क्या है बच्चों, ऑक्सीजन से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, करेक्ट। तो स्टेटमेंट ये देखते हैं, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट लिख रहा है। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। नियोप्रीन इज एन एडिशन कोपॉलीमर। नियोप्रीन एडिशन कोपॉलीमर ऐसे ही है। एडिशन कोपॉलीमर यूज्ड इन प्लास्टिक बकेट। प्लास्टिक बकेट में नहीं, प्लास्टिक बकेट में तो नियोप्रीन, रबर का क्या यूज है, रबर, ये रॉन्ग आंसर हो गया। ब्यूनाइस है सिंथेटिक, बिल्कुल सिंथेटिक है। एनलीनियर थर्मोसेटिंग पॉलीमर, नो, थर्मोसेटिंग पॉलीमर ये नहीं है। ब्यूना, अगर हम ब्यूना एस की बात करें तो ब्यूना एस क्या है, इलास्टोमियर है, रबर है। उसके बाद ब्यूना एन इज नेचुरल पॉलीमर। वाह भाई वाह, ब्यूना एन और नेचुरल कैसे हो सकता है? तो करेक्ट आंसर क्या चला गया बच्चों, आंसर 1 चला गया, करेक्ट। तो इस तरीके से आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस, ये 8 क्वेश्चंस जो थे, देखते हैं और कोई हाँ एक क्वेश्चन और है, ये 8th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th जो ऑर्गेनिक पार्ट का होगा, जो पेपर में था, 20 क्वेश्चंस है। दैट इज मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। साइनाइड लिया, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर दी, क्या मिल गया, एसिड बन गया। एसिड में SOCl2 डाल दिया, SN2TH, एसिड हटा, OH हटा, Cl लग गया, एसिड क्लोराइड बन गया। देखो ना बच्चा, यहाँ CN हो गया, यहाँ एसिड बन गया, एसिड क्लोराइड बन गया। कौन सा रिएक्शन है बताइए? रोजनमुंड रिडक्शन। एसिड हैलाइड को इसने किस में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड में। तो इसका हमें जो आंसर मिला, दैट इज आंसर 4। तो इस तरीके से आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस, जो 8 क्वेश्चन थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा है जो इस बार उन्होंने इंटीजर वाला दिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन। कहाँ टफ क्वेश्चन है? देखिए, आपने एसिटिलीन लिया,
हर बच्चे को पता है रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब में एसिटिन का ट्राइमराइजेशन हो जाएगा, और ट्राइमराइजेशन हो गया तो बच्चों ने क्या बना लिया यहाँ पे, बेंजीन, और यहाँ पर बना लिया वेल नोन रिएक्शन गाटरमैन कोच रिएक्शन, एल्डिहाइड बना दिया। उन्होंने हमसे पूछा कि हाउ मेनी द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन द प्रोडक्ट क्या है, sp2 1 2 3 4 5 6 और एक ये sp2, टोटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्या है, 7 है। तो इस तरीके से अगर हम नोटिस करें कि जो 25 फेब का ऑर्गेनिक पोर्शन का फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था टफ नहीं था, मॉडरेट की कैटेगरी में आएगा। थैंक यू वेरी मच।